आज की कहानी है जेठानी हो तो ऐसी। पुरुषोत्तम और पत्नी आशा दोनों ही अपने आने वाली दोनों ही बेटों के बहुओं के लिए बड़ी ही आशावादी थे। आज वह अपने बड़े बेटे दीपक के लिए लड़की देखे जाने वाले थे। उतने में आशा बोली, ए जी सुनिए, मैं वहाँ जो भी बात करूँ आप बीच में कुछ मत बोलना, वरना आपकी खैर नहीं। बेटे को इंजीनियर पढ़ाया है तो दहेज में कुछ तो उम्मीद करेंगे या नहीं? बस अपने बेटे को देख लेना, कैसे समझाएं उसे, क्या कहोगी? वो तो दहेज के सख्त खिलाफ है। क्यों? अरे दीपक को पता चलेगा तब ना जी। दीपक तो पढ़ा लिखा पर नर्म बुद्धि है, तो क्या जाने ये सब। थोड़ी ही देर में दीपक और उसका परिवार रचना के घर उसे देखने जाते हैं। एक ही नजर में रचना दीपक को पसंद आ जाती है और दीपक भी रचना को पसंद कर लेता है। थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और फिर ससुराल में सास आशा का असली रंग बाहर आता है। वह रचना को एक भोली भाली सीधी लड़की समझकर एक नौकरानी की तरह ही रखना चाह रही थी, लेकिन ससुराल में दूसरे ही दिन रचना ने सास को तगड़ा जवाब देते हुए कहा, मुझे आपने मूर्ख समझकर रखा है क्या, जो आप मुझे पागल समझ रही हैं? और इतना सारा दहेज लाने के बाद भी आप चाहती हैं कि मैं खुद ही घर के सारे काम करूं? अपनी पत्नी की चिल्लाने की आवाज सुनकर रचना के पति दीपक बाहर आता है और कहता है, क्या रचना, आवाज नीची करो, तुम मेरे माँ बाप से ऐसे बात नहीं कर सकती। और किस दहेज की बात कर रही हो? वो खुद तुम्हारे पिता ने भेंट में दिया है ना, हमने तो कोई मांग नहीं की। दीपक जी आपको तो कुछ भी नहीं पता। आपकी माँ ने अकेले में मेरे माता पिता से बात करके इस शादी की 2 शर्तें रखी थी। शादी धूमधाम से होगी और आपके रिश्तेदार का अवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी, दहेज में वह नगद रुपए 20 लाख लेंगे और उसके बिना शादी नहीं होगी। क्या क्या माँ, पिताजी, रचना सच कह रही है? आपने रचना के माता पिता से दहेज मांगा? आपकी चुप्पी ही सच बता रही है। ठीक है, मुझे अपना जवाब मिल गया। और इतना होने के बाद भी आप रचना को एक नौकर की तरह रखने की बात कहती हैं, वो भी शादी के दूसरे ही दिन। ठीक है, अच्छा हुआ आज ही सच्चाई बाहर आ गई। हाँ दीपक जी, वो तो आप मुझे पसंद थे, इसलिए पिताजी ने मुश्किल से शर्त को पूरा करते हुए आपकी माँ के हाथ में नकद 20 लाख रुपए ठीक मेरी विदाई के बाद थमा दिए, जो मैंने भी तभी देखा और माँ से पूछने पर मुझे ये बात पता चली। अगर ये बात पहले मुझे पता होती, सच कहूँ मैं आपसे शादी ही नहीं करती दीपक जी। मुझे माफ कर दो रचना, मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी। लेकिन अब ठीक है, इस घर में अब नहीं रहेंगे हम, इस घर को छोड़ देंगे। पर भैया, तू छोटा है अभी, अजय, तुझे कुछ नहीं पता, बेहतर है इस मामले में तू चुप ही रहना। और हाँ, मेरे जाने के बाद माँ बाबूजी का ख्याल तुझे ही रखना है। आज मेरी आत्मा अंदर से बहुत आहत हुई है। मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगा। दीपक को सच्चाई का पता चलने पर वह शादी के दूसरे ही दिन पत्नी रचना को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन इधर आशा फिर भी नहीं सुधरती। क्या करे, कहते हैं वो ना, कुछ इंसान को स्वभाव मरते दम तक नहीं सुधरता। कुछ ऐसा ही था। आशा अपनी लालच में मजबूर थी। कुछ समय बाद जब छोटे बेटे निकुंज की शादी रिद्धि से हो जाती है, तो शादी में भी दीपक और रचना शामिल नहीं होते। समय गुजरता है और एक दिन जब रिद्धि की मुलाकात अपनी जेठानी रचना से होती है, तो दोनों ही बड़े प्यार से गले मिलती हैं। और गले मिलते हुए रिद्धि के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। रचना रिद्धि के कंधों से उसके बाल हटाकर देखती है तो उसके कंधों पर गहरे चोट के निशान थे। ऐसे में रचना के दबाव डालकर पूछने पर वह अपनी जेठानी रचना को सच्चाई बताती है कि कैसे सास आशा उसे हर दिन परेशान करती रहती है, क्योंकि शादी के समय उसकी सास ने दहेज की शर्त रखी थी। वह पूरी ना होने के कारण वह हर रोज शाम को पति यानी दीपक का छोटा भाई अजय से उसे अपनी पत्नी के खिलाफ बुरा भला भड़काकर हर रोज शाम को पति से पिटवाती है। और इतना ही नहीं, कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होने देते और ना ही एक पल की चैन की सांस। उसकी हर रात उस घर में ऐसे ही दर्द से गुजरती है। रिद्धि की ऐसी दर्द भरी दास्तां सुनकर रचना रिद्धि को अपने घर ले आती है, जो कि उसकी अपनी जेठानी ही थी। लेकिन जेठ जेठानी दोनों ही पढ़े लिखे होने के कारण समझते थे कि दहेज लेना एक गुनाह है, जुर्म है। और यहाँ तो उस पर भी बड़ा गुनाह हो रहा था। दीपक से अब चुप नहीं रहा जाता। शादी के पूरे 6 साल बाद वह आखिर अपने घर आता है, तो लेकिन वो घर के अंदर सबसे पहले रिद्धि को भेजता है और रिद्धि को देखते ही उसका निकम्मा पति और सास टूट पड़ते हैं
अरे कलमुही, इतनी देर तक कहाँ थी और कहाँ अपना मुंह काला करवा रही थी? दहेज तो दे नहीं पाई और सब्जी लेने के बहाने सैर सपाटा करने लगी। सास एक के बाद एक कड़वी जुबान से रिद्धि को सुनाए जा रही थी। उधर रिद्धि अपनी सफाई में कुछ बोलने ही जा रही थी कि पति का हाथ रिद्धि पर उठ जाता है और तभी दरवाजे से पुलिस अंदर आ जाती है। रुक जाओ, तुम अब इस पर हाथ नहीं उठा सकते। तुम्हें और तुम्हारी माँ को दहेज और घरेलू हिंसा के लिए गिरफ्तार किया जाता है, दरोगा साहब बोले। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे नाम पर एक केस कर दिया? ये झूठे हैं साहब। केस रिद्धि ने नहीं, केस मैंने किया है। और जो भी किया ना, अभी आप दोनों ने, पुलिस ने आप लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है, क्योंकि पता था बिना सबूत आप चालाकी से छूट जाओगे। तभी बाहर से रचना और दीपक आते हैं और दीपक कहता है कि अपनी माँ और भाई पर केस खुद उसने किया है, क्योंकि वो दोनों ही जुर्म कर रहे थे, एक मासूम को बेवजह सता रहे थे। ऐसे गंभीर जुर्म के लिए फिर चाहे वो खुद के माँ बाप हो या भाई हो क्यों ना हो, सजा बराबर की होती है। हाँ, मैं तो बच गई थी दीपक की वजह से, पर अफसोस है इस बात का निकुंज कि तुम अपने भाई से कुछ भी ना सीख पाए और अपनी पत्नी पर अपनी माँ के कहने के अनुसार जुल्म करते रहे। माँ और बेटा दोनों ही अपने बड़े बेटे बहू और रिद्धि के सामने किए पर शर्मिंदगी जताते हुए पैर पकड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि वह उन्हें माफ कर दे, लेकिन रिद्धि भी आखिर इतने जुल्म सहन कर उन्हें कैसे माफ करती। ऐसे ही आखिर जेठानी रचना घर से दूर रहते हुए भी वह देवरानी रिद्धि की तकलीफ में उसके साथ खड़ी रही और दीपक जैसा पति पाकर तो रचना खुद में ही गर्व महसूस कर रही थी। उस ससुर पुरुषोत्तम, उनके मुंह में तो जबान ही नहीं थी, पर इस बार वह अपने बेटे दीपक के इस फैसले पर उसकी पीठ थपथपाते हैं।